गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे इग्नू में जो भी आप इंग्लिश से आप जो भी एमएससी कर रहे हो फ्रॉम जूलॉजी, उसमें थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में आता है एक सॉरी थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में एक आता है प्रोजेक्ट डिसर्शन जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बारे में डिटेल में जानेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं, क्या है क्यों है, ठीक है ना। नाम है प्रोजेक्ट, जिसका सब्जेक्ट कोड है MZOP001। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। इसको स्टार्ट कब करते हैं? आपको स्टार्ट करना है थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में, ठीक है ना। इसके 4 क्रेडिट हैं। कितने क्रेडिट हैं? 4 क्रेडिट है। एक क्रेडिट आपको बताता है कि आप क्या सीखेंगे, आपने क्या सीखा। तो क्या सीखा है क्रेडिट में? जनरल रहता है कि आप रिसर्चर बन गए हैं। दूसरा है आपका स्किल डेवलपमेंट हो गया है, आपके अंदर एक ऐसी स्किल आ गई है कि आप रिसर्च कर सकें, ठीक है। तीसरा है कि आप लेबोरेटरी का लैब में अगर वर्क कर रहे हो तो आप कैसे सब कुछ हैंडल कर रहे हैं। आप एक लैब में, आप एक पूरा लैब आपको अकेले तो नहीं ना मिलेगा। एक लैब में आपको टीम वर्क करना पड़ेगा, यानी कि जहाँ आप काम कर रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे, तो ऐसे आपको काम करना है कि आपके काम से किसी और को डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है ना। तो आपकी ये स्किल भी डेवलप हुई है, आप रिसर्चर बने हैं, आप में स्किल डेवलपमेंट हुई, आपको लेबोरेटरी वर्क डेवलप हुआ है। ये सब क्या है? आपका जो माइंड एकदम सेट हो चुका है, कैसे एक साइंटिस्ट के थ्रू आपको एक रिसर्चर बनाना है, कंप्लीट रिसर्चर बनाना है। छोटी छोटी चीज़ें आप जॉब करनी है, कैसे करना है, कैसे हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास हो जाएगा। ये पॉइंट पॉइंट के मतलब ये माइंड सेट कर ये जो है कोर्स को इसमें ऐड किया गया है, ठीक है ना। 4 क्रेडिट है इसमें। अब आगे देखते हैं। अब है कि स्टार्ट कब करना है? आपके थर्ड, ये जो जनरली जो होता है फोर्थ सेमेस्टर में, बट इसको आप थर्ड सेमेस्टर में स्टार्ट कर दोगे, आपके लिए सही होगा। थर्ड सेमेस्टर में स्टार्ट करना है, इग्नू के भी गाइडलाइन में लिखा हुआ है। ये है फोर्थ सेमेस्टर के लिए, लेकिन आपको स्टार्ट कब करना है? थर्ड सेमेस्टर में करना है, ठीक है। अब क्या है, ये कोई रिव्यू वर्क नहीं है कि आपने कहीं से देखा और टिप लिया। आपको खुद रिसर्च करना है, आपको खुद अपनी स्किल डेवलप करनी है। आपका ओरिजिनल, आपकी अपनी खुद लैंग्वेज में जो रिसर्च लिखी होनी चाहिए, अदरवाइज चेक आपके मार्किंग पे बहुत इसका असर होगा। प्लस चेक नहीं किया जा सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। इग्नू को पता करने में 2 मिनट भी नहीं लगता है कि आपने किसी एआई का यूज़ किया है या फिर अपने खुद की लैंग्वेज में लिखा है। लैंग्वेज मैटर करती है, अंडरस्टैंड। उसके बाद आते हैं कि वेयर विल यू वर्क, आप कहाँ पर काम करेंगे। तो आप काम करेंगे कॉलेज, यूनिवर्सिटी, रिसर्च इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल, क्लिनिक एंड इंडस्ट्री में, कहीं भी। आपको गाइड कौन करेगा? कॉलेज में काम करेंगे तो वहाँ के टीचर, यूनिवर्सिटी में काम करेंगे तो लेक्चरर, रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम करेंगे तो रिसर्चर, हॉस्पिटल में वर्क कर रहे हैं तो हॉस्पिटल का कोई भी मेडिकल स्टाफ रहेगा, क्लिनिक में है तो क्लिनिक में भी जो भी स्टाफ रहेंगे वो करेंगे, इंडस्ट्री में है तो जो भी वर्कर रहेगा आपको हेल्प करेगा ही करेगा, डिपेंडिंग अपॉन यूर व्हाट यू चूज़, ठीक है ना, विच एरिया यू चूज़, ठीक है ना। गाइड हो गया। अगला है कि विच एरिया शुड यू वर्क, आप किस एरिया में काम करेंगे। तो आप काम करेंगे लाइफ साइंस के किसी भी ब्रांच में। भले ही आप जूलॉजी से एमएससी कर रहे हो, लेकिन आप लाइफ साइंस के किसी भी ब्रांच में क्या है, आप काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इकोलॉजी में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री में, जूलॉजी में, बॉटनी में, किसी भी एरिया का आप एक टॉपिक उठाओगे और उस पर रिसर्च करोगे, अंडरस्टैंड। उसके बाद है हु विल वी अप्रोच एज ए मेंटर एंड सुपरवाइज़र। आपको सुपरवाइज़र और मेंटर के तौर पर कौन मिलेगा, इसके लिए उसकी क्वालिफिकेशन है। उसकी क्वालिफिकेशन क्या है? देखिए, पीजी फ्रॉम लाइफ साइंस पहला, दूसरा रिसर्च फॉर 2 ईयर, 2 साल के लिए कहीं रिसर्च किया हो, प्रेजेंट टाइम में टीचिंग कर रहा हो, डॉक्टरेट डिग्री होनी चाहिए उसके पास, एंड वर्किंग इन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज, अंडरस्टैंड। ये इसकी आपको जो भी आपका सुपरवाइजर या मेंटर होगा उसकी क्वालिफिकेशन है, ठीक है। बहुत जल्दी जल्दी चल रहे हैं और कंप्लीट करेंगे। और हाँ, आपका मेंटर हो सकता है, इग्नू के 4 हेडक्वार्टर है, उन हेडक्वार्टर का कोई भी मेंबर आपका मेंटर हो सकता है। अगर आप अफोर्ड कर, मतलब आप मतलब हर कोई पूरे ऑल इंडिया में हर कोई दिल्ली तो नहीं जा सकता ना, तो इसलिए इसको रख दिया गया है कि आप कहीं से भी, किसी भी कॉलेज, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, कहीं से भी आप अपने मेंटर को परचेस करें, ठीक है, अप्रोच करें, ठीक है। उसके बाद होता है एक कंसर्न, उसके बाद आता है एक कंसर्ट लेटर।
जिसे किसके द्वारा भरा जाता है, आपके सुपरवाइज़र के द्वारा भरा जाता है। जिससे क्या होता है, कुछ छूटा तो नहीं है ना, आई होप कि मैंने सब कुछ क्लियर, यस। जिसको क्या होता है, अटैच किया जाता है। अटैच करके जब भी आप अपना डिस्कशन आप भेजेंगे, एक कंसेंट लेटर उसके साथ रहता है जब भी सबमिट करेंगे। तो कंसेंट लेटर जो होता है ये आपके सुपरवाइजर के द्वारा भरा जाता है। ये बताता है कंसेंट लेटर विच विल से डैट द सुपरवाइजर इज रिविलिंग टू गाइड यू, यानी सुपरवाइजर चाहता है कि वो आपको गाइड करे, उसकी इच्छा है कि आपको गाइड करे। ये लेटर बताता है कॉन्सेंट लेटर। ये लेटर बताता है कि सुपरवाइजर ने हाँ चाहा है कि उसने मेरे को गाइड किया है, तो आप जो है ये लेटर सुपरवाइजर के द्वारा भरवाएंगे। आप इसका जो होता है PDF आता है, वहाँ से अनेक्सल क्या डाउनलोड करेंगे और अपने सुपरवाइजर को देंगे, वो भरकर फिर आपको देगा। उसके बाद व्हाट विल द टॉपिक, योर टॉपिक, तो आपका जो टॉपिक होगा आप चूज़ नहीं करेंगे, आपको सुपरवाइजर चूज़ कर देगा कि आपको इस टॉपिक पे रिसर्च करनी है। ओके, तो टॉपिक इज गिवन बाय योर सुपरवाइजर। ओके, हाउ आई अप्रोच सुपरवाइजर, सुपरवाइजर आप कैसे अप्रोच करेंगे। तो सुपरवाइजर अप्रोच करना बहुत डिफिकल्ट काम है भाई, यही तो सबसे बड़ा काम है। देखिए, कोई भी गवर्नमेंट जॉब में है तो 6 महीने का डिस्कशन करना इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। उसके बाद है जो किसी सुपरवाइज़र को ढूंढना इज़ वेरी टफ। उसके साथ साथ अब फिर उसको किसी कोई मिला या नहीं मिला, फिर खुद को टाइम देना, फिर उनको वो हमें टाइम देंगे कि नहीं देंगे, कब बुलाएंगे कब नहीं बुलाएंगे, ये बहुत बड़ा मैटर बन जाता है। और इस प्रॉब्लम को इग्नू को समझना चाहिए, लेकिन फिर भी ऐड कर दिया। ठीक है, बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है भाई। ठीक है, आप सुनिए, पंक्चुअलिटी को मेंटेन कर कर रखेंगे, ठीक है ना। आप जो भी आप रिकॉर्ड कर रहे हैं डेली का डेली के भी जो भी मेथड यूज़ कर रहे हैं, जो भी ऑब्जर्वेशन आप देख रहे हो, सभी को क्या करना है, रिकॉर्ड करना है ऑन योर कॉपी। किसके अंडर में, आपके सुपरवाइज़र और मेंटर के अंडर में। आपको जो बोलेंगे क्या सही है क्या गलत है, इस आपको लिखना है। ओके, अब जो होता है हाँ, यहाँ पर क्या होता है, अवॉइड करना है आपको AI को। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ आपको नहीं करना है, मतलब नहीं करना है। अगर आपने AI का यूज़ किया है तो मैंने पहले भी बोला है कि आपको नंबर कट सकता है, आप फेल किए जा सकते हैं प्रोजेक्ट में, फिर उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा इतनी मेहनत के आपका, ठीक है ना। और यूज़ भी करना है तो 10% से अधिक नहीं होना चाहिए, ये जान लीजिए। AI का यूज़ 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। और हो सके तो अपने जो भी प्रोजेक्ट है अपने खुद के लैंग्वेज में बनाने की कोशिश करें, ना कि कहीं से टिपने की कोशिश करें, ठीक है। उसके बाद जो होता है डिस्कशन आपका जो रहेगा, उसका जो है वर्ड लिमिट क्या रहेगा, तो 5000 से 6000 जो इसकी लिमिट वर्ड लिमिट रहेगी। इससे ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन उसके लिए वैलिड रीज़न होना चाहिए। अगर आप, हो सकता है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आपने किसी से रिसर्च आपने किया है उसे ज़्यादा नॉलेज रहे, पहले से रिसर्च से ज़्यादा नॉलेज रहे, इग्नू मानता है कि आपका रिसर्च जो आएगा 5000 से 6000 के बीच में ही जाएगा, इतने वर्ड में इतनी वर्ड लिमिट रहेगी। लेकिन हो सकता है कि आपकी नॉलेज ज़्यादा हो, आपने बहुत अच्छा रिसर्च किया हो, आपकी वर्ड लिमिट बढ़ गई हो, आप 10,000 50,000 भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो इसका कोई वो नहीं है, बस थोड़ा सा वैलिड रीजन देना पड़ता है कि आपका इतना वर्ड कैसे हो गया, तो बताना पड़ता है। नहीं देंगे तो भी कोई इशू नहीं है, हालांकि आपका अच्छा होना चाहिए प्रोजेक्ट, अपनी खुद की लैंग्वेज में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं टाइटल पेज पे। आप चलते हैं सेक्वेंस में, लिखना कैसे है, क्या करना है, कैसे, ठीक है ना। तो टाइटल पेज होता है पहला पेज, क्या होता है, टाइटल पेज होता है। इसमें क्या होता है, टाइटल क्या क्या लिखना पड़ता है, क्या क्या भरना पड़ता है। टाइटल ऑफ टॉपिक, जिस टॉपिक पे आप बना रहे, ठीक है ना, टाइटल ऑफ टॉपिक। उसके बाद नेम ऑफ लर्नर, इनरोलमेंट नंबर, RC और SC, रीजनल सेंटर एंड स्टडी सेंटर। उसके बाद ईयर लिखना है, कौन सा ईयर में आप बना रहे हो, मतलब किस ईयर के स्टूडेंट हो, ठीक है, बनाना पड़ेगा। नेम ऑफ सुपरवाइजर अलोंग विथ हिज एंड हर एफिलिएशन एंड ईमेल ID, सुपरवाइजर का नेम तो लिखना है, साथ में साथ उसके एफिलिएशन और ईमेल ID दोनों लिखने हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो होता है, सुपरवाइज़र आपको एक सर्टिफिकेट देता है जिसमें लिखा रहता है कि आप उसने किस लर्नर को मतलब सुपरवाइज़ किया है और किस पीरियड के लिए किया है। हमने कहा है कि जो रहता है जनरली 4th सेमेस्टर में होता है, लेकिन आप इसको 3rd सेमेस्टर में भी स्टार्ट कर सकते हैं, और 6 मंथ का एक सेमेस्टर होता है। हर सेमेस्टर का टाइम पीरियड क्या आता है, 6 मंथ होता है, ठीक है। और उस 6 मंथ में आपको इसको कंप्लीट करना पड़ता है। तो फॉर एग्जांपल आपने स्टार्ट किया जनवरी में,
तो आपको सितंबर तक कंप्लीट करना है। तो आपका टाइम पीरियड, आपका नाम तो लिखा जाएगा सुपरवाइजर के थ्रू, एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिसमें लिखा जाएगा कि हाँ, सुपरवाइजर बताएगा कि हाँ हमने इस लर्नर को और इस टाइम पीरियड में सुपरवाइज किया है और इसका रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट करवाया है। तो उसमें ये लिखा रहेगा। और टाइम पीरियड क्या लिखा रहेगा, फॉर एग्जाम्पल आपने टाइम पीरियड में जनवरी 2025 में स्टार्ट किया तो सितंबर 2025 में इसको कंप्लीट करना होता है। ठीक है ना। तो ये छोटा सा पॉइंट हो गया। अब आता है लेटर हेड। लेटर हेड कुछ नहीं है, कॉन्टैक्ट होता है। इसमें क्या होता है, ये इसको भी अटैच करना पड़ता है, किसके टाइटल पेज के साथ अटैच करना पड़ता है। ठीक है ना। अभी हमने 3 चीज़ें पढ़ी हैं, एक है सर्टिफिकेट फ्रॉम सुपरवाइज़र, एक है कंसेंट लेटर और एक है टाइटल पेज। ये सब बहुत सिक्वेंसली, ये सब डिसीजन लिखने के बावजूद भी ये सब लगाना पड़ता है। ठीक है ना, अलग से मतलब भाई बात उसी डिसीजन आप जो देंगे उसके साथ ये सब होना चाहिए। अब उसके साथ देखो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी क्या है, ये बताएगा कि आपका काम क्या है, ओरिजिनल है ना कि किसी कॉपी है। इट मीन्स द वर्क डन बाय ए लर्नर इज ओरिजिनल वर्क, इट इज़ नॉट कॉपी फ्रॉम एनीवेयर। इट डिक्लेयर, अब इसको डिक्लेयर कौन करेगा, याद रखिएगा। और सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी को डिक्लेयर कौन करेगा, तो सुपरवाइजर डिक्लेयर करेगा और आप खुद डिक्लेयर करेंगे कि ये मैंने जो काम किया है ये ओरिजिनल है, किसी कॉपी नहीं है। ठीक है। उसके बाद आता है एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट क्या होता है, आप सुपरवाइजर के अंडर में काम तो कर ही रहे हैं लेकिन किसी और से भी सीख रहे हैं, उनके अलावा भी किसी और कोई और है जो आपको सुपरवाइज कर रहा है। ठीक है ना। तो ये आपको एक्नॉलेज में लिखना होता है। उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट, आपने क्या क्या इंक्लूड किया है प्रोजेक्ट में उसको कहाँ लिखना पड़ता है, टेबल ऑफ कंटेंट में लिखना पड़ता है। उसका एब्स्ट्रैक्ट आता है। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, इसको जितना भी आपने प्रोजेक्ट, एंटायर प्रोजेक्ट जितना लिखा है उसको एकदम छोटे फॉर्म में कह सकते हैं, समरी में लिखना पड़ता है, उसे एक बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है ना। एंटायर वर्क इन ए कम्प्लेक्स फॉर्म अप्रॉक्सीमेटली 200 to 300 वर्ड में लिखना पड़ता है, उसे बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट वर्ड। उसके बाद आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन को 3 to 5 पेजेस में लिखना पड़ता है। इंट्रोडक्शन में जनरली आ जाता है एम, किस एम पे आप काम कर रहे हो और कौन कैसे काम कर रहे हो। ठीक है ना, टेक्निक बतानी पड़ती है और एम लिखना पड़ता है, ये इंट्रोडक्शन में आ जाता है। इंट्रोडक्शन 3 to 5 पेजेस में लिखना पड़ता है। उसके बाद आते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर। आपने जो भी काम किया है उसका रिव्यू करेंगे, उसके साथ साथ हो सकता है कि आपने जो काम किया उसने पहले भी किसी ने काम किया, उसका भी रिजल्ट आया है, आपका भी रिजल्ट आया है। ठीक है ना, उसको रिव्यू करेंगे, देखेंगे कि हाँ आपने जो लिखा है कैसे लिखा है। उसके बाद आता है मेथडोलॉजी एंड मटेरियल, आपने किस मेथड का यूज़ किया और कौन कौन सा मटेरियल यूज़ किया, ये सब लिखना पड़ते हैं। उसके बाद रिजल्ट एंड डिस्कशन, आपने जो रिजल्ट लाया है प्रीवियस ईयर में भी किसी ने उस पर काम किया होगा, उसके रिजल्ट से आप मैच करोगे, उसको सपोर्ट करोगे कि हाँ उन्होंने ये रिसर्च किया था और सेम रिजल्ट मेरा भी आ रहा है, यानी कि उनका रिजल्ट सही था अपने। और नीचे लिखोगे भी कि हाँ ये हमारा रिजल्ट है और ये सपोर्ट कर रहा है, दैट अंडरस्टैंड। ठीक है। अब आता है कंक्लूजन में। कंक्लूजन जो भी लिखेंगे आप बुलेट फॉर्म में लिखेंगे, बुलेट यानी कि बहुत शॉर्टली फॉर्म में, 1-2 लाइन में, है नहीं, 1-2 लाइन मतलब 4-5 लाइन में तो आएगा ही। अब जो भी लिखेंगे अपने लाइन के हिसाब से लिखेंगे, बुलेट फॉर्म मतलब कि बहुत शॉर्ट में लिखना। ठीक है ना। रेफरेंस लिखेंगे। रेफरेंस क्या है, एक होता है APS अमेरिकन फिजिकल सोसाइटी, अमेरिकन फिजिकल सोसाइटी होता है। ये जो होता है लिखने का एक कह सकते हैं तरीका है, जिसमें क्या होता है किसी रेफरेंस को लिखा जाता है और जितने भी रेफरेंस लिखे जाएंगे सभी जो होता है एक से सिमिलर स्टाइल में होता है और स्टाइल जो होती है APS है। ठीक है ना। अब आ जाता है इसके बाद आपका थीसिस जो होता है कंप्लीट होता है। आपका थीसिस यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब क्या करना है, थीसिस कंप्लीट होने के बाद देखिए, आप थीसिस आपका कंप्लीट हुआ, उसको 3 कॉपी में बनाएंगे। कितनी कॉपी बनाएंगे, 3। एक आप अपने पास रखेंगे, एक आपके सुपरवाइजर के पास रहेगी और तीसरी हेडक्वार्टर ऑफ इग्नू जाएगी। ठीक है। अब कैसे भेजनी है, आपको पोस्ट के माध्यम से भेजनी है। ठीक है। पोस्ट के माध्यम से आप इग्नू के हेडक्वार्टर में भेजोगे, किसके लिए, इवोल्यूशन के लिए। आप क्या क्या लगाना था हमने बताया, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी लगानी है और ये डिक्लेरेशन आप दोनों दोगे, सुपरवाइजर भी देगा और आप खुद भी दोगे। और उसके साथ सर्टिफिकेट एक सुपरवाइजर देता है जिसमें बताता है कि इस स्टूडेंट को मैंने इस टाइम पीरियड में सिखाया है। उसके पहले एक कॉन्सेंट लेटर क्या था यार, क्या था, कॉन्सेंट लेटर होता है, ये भी एक सुपरवाइजर के द्वारा आपको दिया जाता है। ठीक है ना, कि हाँ बताता है कि हाँ मैं इच्छा है मेरी कि मैं इसको सिखाऊं। ठीक है, ये सब लेटर आपको लगा कर देना है। ठीक है ना। और ये एक लास्ट आता है प्रोजेक्ट की फ़ी। आपने प्रोजेक्ट जो किया है उसकी फ़ी सबमिट करना बहुत रीजनल सेंटर में कंपलसरी है। अगर आपने फ़ी सबमिट नहीं किया है तो आपकी कॉपी चेक नहीं की जाएगी, आपका रजिस्ट्रेशन चेक नहीं किया जाएगा, आपको मार्किंग नहीं दी जाएगी। ठीक है ना। अभी मैंने बताया
कि जो आपका ये पूरा प्रोजेक्ट है टोटल 80 मार्क्स का है, मतलब जितना भी प्रोजेक्ट है टोटल कितना है 100 मार्क्स का है, जिसमें से 80 मार्क्स आपका डिस्कशन के लिए, प्रोजेक्ट वर्क के लिए, और 20 मार्क्स आपके वाइवा के लिए होता है। अगर आपने 80 मार्क का काम किया है और फिर सबमिट नहीं किया तो आपकी कॉपी चेक नहीं की जाएगी, वहीं पर आपको हटा दिया जाएगा, रख दिया जाएगा साइड में। उसके साथ क्या, जब भी आप अपना डिस्कशन या प्रोजेक्ट सबमिट करें उसके साथ फ़ी की रिसिपिएंट कॉपी लगानी ही लगानी है, रिसिप्ट कॉपी लगानी है, ठीक है ना। आपको बहुत मैंने जितना बताया अभी पीछे कौन कौन से सर्टिफिकेट आपको मिलेंगे, मतलब आप सुपरवाइजर के अंदर में तो क्या क्या वो आपको देगा, अब क्या क्या आपको उसको देना है, आप खुद के लिए भी क्या देना है, और एक फ़ी का साथ में फ़ी का भी लगाना है, ठीक है ना। अब मैं सीक्वेंस में चलती आ रही हूँ, अब एंड पे आ गए हैं हम, 2-3 मिनट और है, ख़त्म हो जाएगा ये। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा वेरी क्लियरली। एक आता है सिनॉप्सिस। यहाँ पर सिनॉप्सिस कोई नीड नहीं है, आपको सिनॉप्सिस यूज़ करनी सबमिट नहीं करनी है। नो नीड टू सबमिट सिनॉप्सिस, ओके, सिनॉप्सिस सबमिट नहीं करना है, ठीक है ना। अभी मैंने जितना बताया अब उतना ही सुने। अब हाँ, अब सबमिट कैसे करना है, बाद में पोस्ट करो, ऑफलाइन करो, ऑनलाइन भी कर सकते हो पीडीएफ फॉर्म में, ठीक है ना, और ऑनलाइन भी कर सकते हो, ऑफलाइन भी कर सकते हो। जल्दी आप ऑफलाइन कर दो, सेंड कर दो। सारे आपको कहाँ सेंड करना होता है, रिसर्सन हैज़ टू बी पोस्टेड टू रजिस्ट्रार एसईडी होता है स्टूडेंट इवोल्यूशन डिवीज़न, ये होता है, ये इग्नू का हेडक्वार्टर होता है जहाँ पर आपको इसको सेंड करना होता है, जिसे एसईडी बोलते हैं। ये मैदान गढ़ी है, वहाँ पर है इग्नू का हेडक्वार्टर। उसके बाद जो होता है किसके माध्यम से आप पोस्ट कर दो, ऑफलाइन भी कर दो, हो जाएगा सही, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। ऑनलाइन करना है तो वेदर पीडीएफ के माध्यम से आप कर सकते हो, और उस पीडीएफ में आपको सब कुछ लगाना पड़ेगा, जैसे कि आपने मैंने कॉन्सेंट लेटर बताया, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी बताया, सर्टिफिकेट गिवन बाय सुपरवाइजर बताया। उसके बाद फ़ी रिसिप्ट फ़ी रिसिप्ट को देना ही देना है, फ़ी रिसिप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर आप फ़ी आपने नहीं दिए, पे किया है, तो आप वाइवा भी नहीं दे पाएंगे। वाइवा के लिए आपको, वाइवा की बात करते हैं, हाँ एक बार टाइम पीरियड देखते हैं। देखिए, अगर आपने जनवरी में एडमिशन लिया है तो ये 30 नवंबर को होगा। अगर आपने जुलाई में एडमिशन लिया है तो 31 मई को, 31 मई को होगा, ठीक है। क्या प्रोजेक्ट डिस्कशन सबमिट करने का टाइम पीरियड है, ठीक है। और अब आते हैं वाइवा पे। वाइवा क्या है, देखिए वाइवा अगर आपने जनवरी में एडमिशन लिया है तो वाइवा जनवरी से फरवरी के बीच में होगा। अगर आपने जुलाई में एडमिशन लिया है तो वाइवा जो है जुलाई से अगस्त के बीच में होगा। ये वाइवा का टाइम पीरियड हो गया। और कहाँ होगा, तो आपके रीजनल सेंटर पे होगा, सॉरी स्टडी सेंटर पे होगा, ठीक है ना। और फेस टू फेस मोड होगा यानी ऑफलाइन होगा। कैसा होगा, वाइवा आपका फेस टू फेस होगा, ऑफलाइन होगा, कहाँ होगा, स्टडी सेंटर पे होगा। क्या क्या लेकर जाना है आपको, तो आपकी आईडी कार्ड होना चाहिए, और प्रोजेक्ट में जो भी आपने फ़ी पे की है और फ़ी का रिसिप्ट होना चाहिए, ठीक है ना, यानी रसीद होनी चाहिए। रसीद है तभी आपको वहाँ पर वाइवा दे पाएंगे, अदरवाइज नहीं दे पाएंगे। रसीद मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आईडी कार्ड लेकर जाना। इग्नू आईडी कार्ड इशू करता है, वहाँ से अपना आईडी कार्ड डाउनलोड करेंगे और उसको लेकर जाएंगे। पासिंग मार्क्स कितना है, टोटल 100 में से आपको 50 नंबर पासिंग है, 50 से कम हुआ तो यानी फेल हो जाएंगे, आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। इसलिए मेहनत जो करें बहुत ईमानदारी से, और अपनी लैंग्वेज लिखना। इग्नू बस अपनी लैंग्वेज देखना है, ये जान लीजिए। इग्नू बेवकूफ़ नहीं है। इग्नू के अच्छे से लेक्चरर, महान जो है अच्छे से खासे टीचर वहाँ पर बैठे हुए जो लैंग्वेज देखते हैं, और बच्चों की लैंग्वेज उनको पहचानने में कितना टाइम लगेगा। आप भी टीचर होंगे, हम भी टीचर हैं। बच्चे अपने लैंग्वेज से लिखे हैं कि कहाँ कहीं से कॉपी कर लिखे, हम समझ जाते हैं, ठीक है ना। और अगर ऑनलाइन है तो ऑनलाइन में तो उनको 1 मिनट नहीं लगेगा चेक करने में कि एआई से लिखा गया है कि अपनी खुद की लैंग्वेज है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हो गई प्रोजेक्ट के बारे में। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। मेरा मुंह दर्द हो गया। एक बात लास्ट में जाते जाते मैं यही कहूँगी कि अगर आपको इसमें भी कोई डाउट रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। उसके साथ ही आपको कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ बोलें कि इस पर वीडियो बनाएं, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगी। मैं सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। देखिए ना, मेरा मुंह दर्द सूख गया। और आपसे मुझे बस इतनी उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे। एक सब्सक्राइबर मेरे लिए एक बहुत बड़े मोटिवेशन का काम करता है, ताकि मैं आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ, ठीक है ना। आपका एक सब्सक्रिप्शन ही आपकी एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनता है, ठीक है ना। तो आप सब्सक्राइब करो, आप अपनी प्रॉब्लम बताओ, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। देखिए मैं थक गई हूँ, मैं अपना टाइम दे रही हूँ, मैं अपनी एनर्जी दे रही हूँ, तो आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप भी मुझे आप सपोर्ट करोगे और मेरे चैनल को ग्रो करने में हेल्प करोगे। धन्यवाद। आई होप कि आपकी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हुई होगी। नहीं सॉल्व हुई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। आई होप मैं उसको दूर करूँगी, ठीक है। धन्यवाद, बाय बाय।